आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान की दूसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं विज्ञान का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मेरे भाई अम्ल, क्षार और लवण, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। हम लोग 5 या 6 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। वही चीज को मेरे भाई पढ़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमारा मेन मकसद होने वाला है मेरे भाई कि हम एग्जाम में अपना कितना बेस्ट एफर्ट लगा सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि एग्जाम में हमको क्या करना है मेरे भाई, पास करना। ठीक है, हमारा मकसद मेरे भाई ये होने वाला है। उसी के आधार पे मेरे भाई हम सारा कंटेंट आपके सामने लाने वाले हैं, उसी तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आप ये श्योर रहिएगा मेरे भाई कि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही आप रिवाइज करिएगा, वहीं से आपके सारे क्वेश्चंस क्या होंगे एग्जाम के बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई अपनी वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाई समझिए कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, इस दुनिया में जो भी पदार्थ यदि खट्टा है ना वो अम्ल कहलाता है। ठीक है, आप नींबू का स्वाद लिए हैं, नींबू को कभी आप मेरे भाई चाटे हैं? बोलोगे हाँ भैया। नींबू कैसा होता है मेरे भाई? खट्टा होता है। आंवला को मेरे भाई टेस्ट करिए, कैसा होता है? खट्टा होता है। अचार को मेरे भाई हम लोग खाते हैं, अचार को हम लोग टेस्ट करते हैं, कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, तो इस दुनिया में जो भी पदार्थ मेरे भाई खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। ठीक है, देखिए कभी हम लोग साबुन को यूज किए हैं, कभी साबुन को मेरे भाई हम टेस्ट किए हैं, कभी आप लोग मेरे भाई डिटर्जेंट, उसे अपमार्जक कहते हैं, उसे मेरे भाई कभी आप लोग टेस्ट किए हो? बोलोगे हाँ भैया। साबुन कैसा आपको लगता है? कड़वा लगता है, तीक्ष्ण लगता है। तो वे सभी पदार्थ मेरे भाई जो कड़वे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। और वे सभी पदार्थ मेरे भाई जो खट्टे होते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आते हैं आर्हेनियस साहब। एक आर्हेनियस चाचा थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था कि जो अम्ल होते हैं ना, इसको यदि आप जल में डाल दोगे ना तो ये H+ आयन देते हैं। ठीक है, आर्हेनियस साहब ने कहा था कि जो क्षार होते हैं ना, क्षार मेरे भाई OH आयन देते हैं यदि उन्हें जल में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अब आप हमको ये बताइए मेरे भाई कि क्या हम दुनिया में सभी पदार्थों को चाट के मेरे भाई हम पता करेंगे कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है? कैसे हम पता करेंगे कि ये अम्ल है कि क्षार है? अगर आपके सामने तेजाब रख दिया जाए, H2SO4 सांद्र यदि आपके सामने तेजाब रख दिया जाए, तो क्या आप उसको ऐसे जीभ पर टेस्ट करके मेरे भाई बताओगे कि नहीं ये तेजाब अम्ल है कि क्षार है? मेरे भाई हाथ पे रखोगे तेजाब, आपका हाथ गल जाएगा, नीचे से तेजाब गिर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए मेरे भाई हम लोग कई सूचक शब्दों का, सूचक चीजों का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे भाई सूचक में हम लोग पहला उपयोग करते हैं लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर मेरे भाई समुद्री घास लेमिनेरिया से बना हुआ होता है, बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर का गुण होता है कि अम्ल को मेरे भाई क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल यदि कर देता है तो वो हमारा अम्ल होता है। लाल लिटमस पेपर को यदि कोई नीला कर देता है मेरे भाई तो वो क्षार होता है। ठीक है, हम लोग हल्दी का उपयोग करते हैं घर में अपने। अगर अम्ल होगा तो मेरे भाई हल्दी हमारी पीली होती है, अगर क्षार होती है तो हमारी हल्दी भूरे लाल रंग की हो जाती है। ठीक है, और कई सारी चीजों का हम उपयोग करते हैं। मिथाइल ऑरेंज का उपयोग करते हैं, फिनेप्थलीन का उपयोग करते हैं, और हम लोग अड़हुल का फूल जो हम लोग कहते हैं उसका हम उपयोग करते हैं अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए। तो मेरे भाई कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम अपने अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए करते हैं, और यही सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों में। तो मेरे भाई जितना भी बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ सकता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, आप मेरे संग लिखते चलिएगा, मैं आपको जो जो बोला हूं वही मैं आपको क्या करता हूं, यहाँ पे लिखवा देता हूं। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई? अम्ल, क्षार और लवण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन सा हमारा लेक्चर है मेरे भाई? पहला लेक्चर है। ठीक है, कौन सा है मेरे भाई? कक्षा 10वीं विज्ञान का ये हमारा पहला लेक्चर है। कौन सा चैप्टर है? ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, देखिए अम्ल को मेरे भाई हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एसिड कहते हैं, क्षार को मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं, लवण को मेरे भाई इंग्लिश में हम लोग कहते हैं साल्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। आपको ऐसे कॉलम बना लेनी है, एक तरफ आपको मेरे भाई क्षार लिखना है, एक तरफ आपको अम्ल लिखना है, एक तरफ आपको ये पॉइंट लिखते जाना है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, लिखिए आप लोग पहला पॉइंट स्वाद। ठीक है, देखिए अम्ल का स्वाद मेरे भाई कैसा होता है? मैंने आप सभी कहा था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, तीक्ष्ण या कड़वा होता है। ठीक है, लिखिए अम्ल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है मेरे भाई? लिखिए खट्टा, खट्टा को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे भाई? सोर, खट्टा होता है।
यस या नो। और मेरे भाई क्षार कैसा होता है, क्षार कैसा होता है मेरे भाई, कड़वा होता है, ठीक है। कड़वा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीटर, कड़वा, या इसी को हम लोग कहते हैं तीक्ष्ण होता है। ये दो क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, अम्ल खट्टे होते हैं, स्वाद कड़वे होते हैं। एग्जाम्पल में आप यहां पे लिख देना, नींबू, ठीक है, इमली, संतरा इत्यादि, ये सब क्या होते हैं मेरे भाई, कड़वे होते हैं, ठीक है। क्षार में लिख दीजिए, उदाहरण में साबुन, साबुन क्या होता है मेरे भाई, क्षार होता है, ठीक है। अपमार्जक, आप ये नाम सुने होंगे मेरे भाई, अपमार्जक, अपमार्जक कहते हैं डिटर्जेंट को, डिटर्जेंट को, वही वॉशिंग पाउडर को ही अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। खून, हमारा खून, रक्त, पेशाब, जो हम लोग पेशाब करते हैं वो भी हमारा क्या होता है मेरे भाई, क्षार होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान देना, खून, तो ये सब क्या होते हैं मेरे भाई, क्षार होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब हमारे पास एक आर्हेनियस नाम के वैज्ञानिक है, ये चाचा आकर हमसे ये कहने लगे कि जो अम्ल होते हैं यदि इसको पानी में यदि हम लोग घोल देंगे तो H+ आयन देते हैं, क्षार को यदि पानी में घोल देते हैं तो OH- आयन देते हैं। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, तो लिखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, लिखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, ठीक है। और इन्हीं भाई साहब ने, इन्हीं चाचा ने कहा था कि मेरे भाई क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ठीक है। यहां H में मेरे भाई प्लस होता है, OH में मेरे भाई माइनस होता है, ठीक है। लिखिए, क्षार वे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो जल में, ठीक है, घुलकर OH- आयन, ठीक है, OH- इस ब्रैकेट को लगा दोगे तो आयन हो जाएगा, ठीक है, माइनस आयन देते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ठीक है। अगला हेडिंग लगाना मेरे भाई, ब्रोस्टेड लोरी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन देता है और जो क्षार होते हैं वो प्रोटॉन ग्रहण करता है। लिखिए, अम्ल प्रोटॉन देता है, ठीक है, क्षार यानी बेस प्रोटॉन ग्रहण करता है, ठीक है, ग्रहण करता है। देखिए, पीएच मान क्या होते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पोटेंशियल हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, दोनों इसका नाम होता है। अब हम सीखते हैं मेरे भाई पीएच मान क्या होता है, चैप्टर में हमें आगे ही पढ़ना है। यदि मेरे भाई पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, यदि पीएच मान 7 से ज्यादा होता है उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक है। इसके हम चार्ट को बनाएंगे, ढंग से पढ़ेंगे, एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पीएच मान को हम लोग एक एक चुन चुन के मेरे भाई पढ़ेंगे कि भाई साहब तू जाएगा कहां, तुम्हारे एक एक क्वेश्चंस को हम एग्जाम में करके आएंगे। तो पीएच मान को मेरे भाई मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, बस आप मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं क्योंकि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो एक ही बार पूरा क्वेश्चंस को लिख दो जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लिखिए, पीएच मान क्या होते हैं, अम्ल का 7 से कम होता है, ठीक है। और मेरे भाई क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। एक मान मेरे भाई मान लेते हैं ये 7 है तो 7 से एक मान कम, 7 से एक मान ज्यादा। मेरे भाई जो 7 पर जो होता है उसे हम कहते हैं उदासीन, तो आप यहां ब्रैकेट में लिख देना, जो 7 पर होता है क्या कहते हैं उसे हम उदासीन। तो पानी मेरे भाई उदासीन होता है, ये बात आप लोग ध्यान देना, यहीं पे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। अम्ल का मान मेरे भाई पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चालकता मेरे भाई किसे कहते हैं, कंडक्टिविटी, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, अच्छे से प्रवाहित हो सके। तो मेरे भाई अम्ल में भी धारा प्रवाहित हो सकती है, क्षार में भी धारा प्रवाहित हो सकती है। लेकिन मेरे भाई जो लवण है ना, जो ये लवण है ना, यदि ये लवण सूखा है
तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगर ये लवण का जलीय विलयन है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए लिखिए। अम्ल में मेरे भाई धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं सुचालक। ठीक है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम क्या कहते हैं? सुचालक। और क्षार में भी मेरे भाई धारा प्रवाहित हो जाती है, इसे हम भी क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई इतने सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका स्वाद कैसा होता है, आर्हेनियस वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ब्रोस्टेड लोरी ने क्या कहा था, अम्ल और क्षार का पीएच मान क्या होता है, अम्ल और क्षार की चालकता क्या होती है, इतने सारे क्वेश्चंस को मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद क्षार का स्वाद कड़वा होता है, नींबू, इमली, संतरा ये सब अम्ल होते हैं। क्षार में मेरे भाई साबुन और अपमार्जक हो गए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। अम्ल प्रोटॉन देता है, क्षार प्रोटॉन ग्रहण करता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, इसका मान पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ये भी सुचालक होता है, ये भी सुचालक होता है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई सूचक क्या होते हैं। देखिए, हम कैसे पता लगाएंगे मेरे भाई कि कौन सा चीज अम्ल है, कौन सा चीज क्षार है। तो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक दो तरीके से पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक सूचक जो प्रकृति में पाए जाते हैं, एक कृत्रिम सूचक जो मानव ने बनाया है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में हम लोग किसका किसका उपयोग करते हैं? हम लोग लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं, हम लोग हल्दी का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम लोग मेरे भाई अड़हुल के फूल का उपयोग करते हैं। ठीक है, और हम लोग मेरे भाई इन 3 चीजों का हम क्या करते हैं? पिटूनिया की पंखड़ी, आप नाम सुने होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। ये 4 चीजों का मेरे भाई हम लोग उपयोग करते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। ठीक है, एक कृत्रिम सूचक होता है जैसे फेनोल्फथालीन और उसके बाद मेथिल ऑरेंज। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाता है कि अम्ल के साथ मिलने के बाद कौन सा रंग होता है, क्षार के साथ मिलने के बाद कौन सा रंग होता है। ठीक है, तो उसको हम ट्रिक से समझेंगे। एक बार ट्रिक यदि आप समझ जाओगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद होगा। तो पहले मेरे भाई से नोट कर लीजिए, फिर हम सूचक लिखते हैं। ठीक है, लिखिए। ठीक है, किसी दूसरे पेज में मेरे भाई एक चीज आप लिखिएगा, सूचक। ठीक है, अब मैं जो आपको लिखवा रहा हूं ये किसी दूसरे पेज पे लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, लिखिए सूचक। आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये सूचक क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार का जब हम पता लगाते हैं ना, अम्ल और क्षार का जो पता लगाते हैं वो सूचक कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम लोग सूचक का उपयोग करते हैं। पहचान करने के लिए किसका उपयोग करते हैं मेरे भाई? सूचक का उपयोग करते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, एक हमारे पास क्या है? कृत्रिम सूचक। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहां से बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं। प्राकृतिक सूचक में कौन कौन आते हैं, कृत्रिम सूचक में कौन कौन आते हैं, इनका उपयोग हम लोग किस तरीके से अम्ल का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई देखिए ध्यान से। प्राकृतिक सूचक में हमारे पास आता है लिटमस पेपर। कौन सा पेपर मेरे भाई? लिटमस पेपर। मैं आपको लिखाऊंगा लिटमस पेपर किस कलर का होता है, कहां से बनता है, कौन सा पौधा होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इमेज चित्र को आपको दिखाऊंगा कि कैसा लिटमस पेपर बनता है, किस तरीके से होता है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक में मेरे भाई एक आप लिखिएगा हल्दी। ठीक है, एक आप लिखिएगा गुड़हल का फूल, जो हम लोग कहते हैं अड़हुल का फूल, वही है। ठीक है, एक आप लिखिएगा पिटूनिया की पंखुड़ी। हमारे देश में नहीं पाई जाती है, किसी और देश में पाई जाती है पिटूनिया की पंखुड़ी। ठीक है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं यहां पे लिखवा दिया हूं पिटूनिया की पंखुड़ी। ठीक है, ये पूछा जाता है मेरे भाई एग्जाम में क्वेश्चन। लिटमस पेपर किस तरह का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। गुड़हल का फूल किस तरीके से सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। समझ में आ रही है बात? देखो, कृत्रिम सूचक में लिखना फिनफ्थलीन, फिनफ्थलीन और ठीक है, हमारे पास है फिनफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, ये 5 चीज है मेरे भाई जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं का मेरे भाई उपयोग करके हम पता लगाते हैं कि कौन सा हमारा पदार्थ अम्ल है, कौन सा हमारा पदार्थ क्षार है। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई पहला लिटमस पेपर। ठीक है, किसका हेडिंग आप लोग लगाइए? लिटमस पेपर। इसको मैं बोला हूं कहीं और लिखिएगा। ठीक है,
ये मैं जो आपको पार्ट बताया हूं ना, इसको आप कहीं और पेज पे चिपकाइएगा, ठीक है। ये ट्रिक है, ये मेरे भाई क्या है, ट्रिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई लिटमस पेपर, लिखिए लिटमस पेपर, ठीक। ऊपर लिख दीजिएगा ऐसे सूचक, हम क्या पढ़ रहे हैं, सूचक पढ़ रहे हैं, ठीक है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर के बारे में सबसे पहले जान जाइए। लिटमस पेपर किससे बना होता है, लाइकेन से बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, लाइकेन से बना होता है। लाइकेन कैसा पदार्थ होता है, ब्रायोफाइटा। कैसा पदार्थ होता है मेरे भाई, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं, वह पौधा मेरे भाई जो जल और थल दोनों पर हो, वह पौधा मेरे भाई जो जल और थल दोनों में हो, उसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। बायोलॉजी का पोर्शन है। लिटमस पेपर किस चीज का बना होता है मेरे भाई, लाइकेन का बना होता है, ठीक है। लिखिए लिटमस पेपर कौन से कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है, बैंगनी रंग का होता है, ठीक है। देखिए मैं आपको इसका चित्र दिखा रहा हूं किस तरीके से लिटमस पेपर होता है, ठीक है। देखिए देखिए आपको ये चित्र दिख रहा है ना, आपको ये चित्र दिख रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेन से निर्मित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग नीला शेष होता है। इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है। क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है, ठीक है। यह विलयन के रूप कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे हम लिटमस पेपर कहते हैं। यह लाल और नीले लिटमस पेपर के पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो लिटमस का ये पूरा पेड़ है और नीचे 2 ठो लिटमस का पेपर बना हुआ है, ठीक है। आपको यदि मेरे भाई चाहिए तो आप इसका ऑर्डर करोगे तो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे मेरे भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे लिटमस पेपर मिल जाएगा। और घर पे यदि आप यूज करना चाहते हो कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो आप हल्दी का उपयोग कर लेना। किसका, हल्दी का उपयोग। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लिखिए लिटमस पेपर, इसकी ट्रिक क्या होती है, इसकी 2 ही ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा। पहला अनिल, बहुत चर्चा में होता है। दूसरा, ठीक है, छलनी, छलनी। अरे छलनी समझ रहे हो ना, जो गेहूं चालने वाली होती है। अनिल छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी, कभी भी आपसे नहीं भूला जाएगा, ठीक है। देखिए अ से क्या हो गया मेरे भाई, अम्ल, ठीक है। नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है। नीला से क्या कर देता है मेरे भाई, लाल कर देता है। तो लिटमस पेपर अम्ल को नीला से क्या कर देता है मेरे भाई, लाल कर देता है। और मेरे भाई क्षार को लिटमस पेपर क्या करता है, लाल से नीला कर देता है, ठीक है। लाल से नीला कर देता है, ठीक है। आपको ये मेरे भाई हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। अम्ल, लिटमस पेपर उसे कहते हैं जो अम्ल को नीला से लाल कर देता है और क्षार को लाल से नीला कर देता है, ठीक है। आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। अगला चीज लिखिए मेरे भाई हल्दी। अगला चीज क्या लिखिए, हल्दी, ठीक है। देखिए हल्दी, इंग्लिश में इसको कहते हैं टर्मरिक। क्या कहते हैं मेरे भाई, टर्मरिक कहते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, हल्दी को मेरे भाई जब हम अम्ल से मिलाते हैं तो हल्दी का कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है। हल्दी पीला ही रंग रहती है, ठीक है। तो अम्ल के साथ कौन सा रंग बनाती है मेरे भाई, पीला ही रंग होती है, ठीक है। चलिए लिखिए, इसी हल्दी को मेरे भाई यदि हम क्षार से मिला दें तो क्षार के साथ इसका कौन सा रंग होता है मेरे भाई, भूरा लाल। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा रंग होता है मेरे भाई, भूरा लाल। अम्ल के साथ मिलने के बाद कैसा होता है, पीला रंग हो जाता है, ठीक है। इसी का ठीक उल्टा मेरे भाई मिथाइल ऑरेंज होता है, ठीक है। मैंने मेरे भाई सूचक में यहां पे लिखा था फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज। तो लिखिए एक सूचक और लिखिए, मिथाइल ऑरेंज। एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसी का मेरे भाई ठीक उल्टा होता है, ऐसे आप तीर बना देना, ऐसे तीर बना देना, ठीक है। लिखना अम्ल के साथ, ठीक है, कैसा होता है, लाल आप लिखना, ठीक है। अम्ल के साथ कैसा होता है मेरे भाई, लाल होता है मिथाइल ऑरेंज को मिलाने का। यदि मिथाइल ऑरेंज को मेरे भाई अम्ल के साथ मिलाते हैं तो कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है। लिखिए
क्षार के साथ मिलाने पर कैसा हो जाता है मेरे भाई? पीला हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है मेरे भाई? पीला हो जाता है। ठीक है, इसी मिथाइल ऑरेंज के ऊपर मेरे भाई फिनेप्थोलीन लिखा हुआ था। लिखिए फिनोप्थेलिन। ठीक है, जब हम फिनोप्थेलिन को अम्ल से मिलाते हैं तो इसका कोई भी रंग परिवर्तन नहीं होता है। आपसे एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है जो आपसे पूछा जाता है, एक लिटमस पेपर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इन दोनों को मेरे भाई एकदम रट के जाना, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल आपके किसी न किसी सेट में पूछे जाते हैं। तो फिनेप्थेलिन हो गया मेरे भाई। ठीक है, अम्ल के साथ नो चेंज, नो चेंज, कोई रंग परिवर्तन नहीं, रंगहीन। अम्ल के साथ फिनोप्थेलिन का कोई भी रंग नहीं परिवर्तित होता है, यह आपसे पूछा जाता है। ऐसा कौन सा सूचक है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? वो हमारा कौन सा है? फिनोप्थेलिन है। ऐसा कौन सा प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है उसका रंग नहीं बदलता है? वो हमारा हल्दी है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको सीखना है मेरे भाई कि किस तरीके से हम आंसर देंगे। अगर मेरे भाई यही फिनोप्थेलिन क्षार के साथ अभिक्रिया कर ले, क्षार के साथ, तो किस रंग का हो जाता है मेरे भाई? आप लोग याद रखना, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये किस रंग का हो जाता है? गुलाबी रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है मेरे भाई? गुलाबी रंग का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान रखना, आपसे ये बार बार पूछा जाता है। देखिए मैंने आपसे क्या बताया था मेरे भाई कि जो लिटमस सूचक क्या होते हैं? सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। सूचक में किसका उपयोग हम लोग करते हैं? लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं। आप एक और ट्रिक लिख लीजिए, ए बी आर, बी आर बी, ए बी आर बी आर बी, ए बी आर बी आर बी, ए बी आर बी आर बी। ए का मतलब होता है मेरे भाई एसिड। ठीक है, बी का मतलब होता है मेरे भाई ब्लू, आर का मतलब हो गया रेड। एसिड ब्लू टू रेड करता है। ठीक है, किसको? लिटमस पेपर को। क्षार को मेरे भाई आप क्या लिखोगे? बेस। क्या करता है? रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू। तो ये भी ट्रिक लिख लेना, ये भी ट्रिक लिख लेना, दोनों आपके लिए क्या होगा? सही होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था? लिटमस पेपर क्या होता है? लाइकेन का बना होता है। लाइकेन कैसा होता है? ब्रायोफाइटा होता है। ब्रायोफाइटा का मतलब वह पौधा जो जल और थल दोनों में होता है उसे हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। लिटमस पेपर अम्ल को क्या करता है? नीला से लाल कर देता है। क्षार को क्या करता है मेरे भाई? लाल से नीला कर देता है। हल्दी मेरे भाई अम्ल के साथ मिलने के बाद कैसी हो जाती है? पीला हो जाती है। क्षार से मिलने के बाद हल्दी कैसी हो जाती है? भूरा और लाल हो जाती है। जब हम लोग कपड़ा धोते हैं मेरे भाई तो वहां पे हम देखते हैं कि यदि हमारे शर्ट पे यदि हल्दी लगी हुई है, जैसे ही हम उसको धोते हैं मेरे भाई हमारे जो हल्दी का रंग होता है वो भूरे लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, आप हल्दी को मेरे भाई उसे उबाल दीजिए, उसका एक पत्र पे मेरे भाई एक ऐसे पोत दीजिए, हमारे पास हल्दी का एक पेपर बन जाएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज मेरे भाई अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लाल बना देता है और क्षार के साथ अभिक्रिया करके पीला बना देता है। ठीक है, ठीक इसका मेरे भाई उल्टा होता है, ये ट्रिक आप लोग ध्यान देना। ठीक है, फिनोप्थेलिन एक ऐसा मेरे भाई कृत्रिम सूचक है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके नो चेंज करता है, मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन क्षार के साथ अभिक्रिया करके ये गुलाबी रंग का हो जाता है। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है अड़हुल का फूल। ठीक है, अड़हुल का फूल मेरे भाई एग्जाम में मेरे भाई आपसे नहीं पूछा जाता है, बस आप मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा उसे। ठीक है, अड़हुल का फूल मेरे भाई अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो गुलाबी रंग का होता है, यदि वो क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, चलिए इतनी चीज आप लोग सीखे तो बोलोगे हाँ भैया। तो ये मैं जितना आपको मेरे भाई बताया हूं ना, ये सारी की सारी चीजें बहुविकल्पी में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? तो अब मेरे भाई हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अम्ल क्या होते हैं। अब हम लोग परिभाषा लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए मेरे भाई अब बताइए आपको कितना अच्छा लग रहा है अम्ल और क्षार पढ़ने में। ठीक है, देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, इसको आप लिखिए। ठीक है, तो हम अम्ल की परिभाषा लिख लेते हैं, अम्ल के गुण लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए अम्ल अब किसे कहते हैं?
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, अम्ल के कई सारे गुण होते हैं, आप जो मन आए मेरे भाई वो आप गुण लिख दीजिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये कई सारे गुण होते हैं जो हम अम्ल को लिखते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई लिखिए, हेडिंग लगाइए अम्ल, एसिड लिखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे का मतलब सोर होते हैं। ठीक है, तथा नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। ट्रिक याद रख लीजिएगा, अनिल, नीला से लाल कर देते हैं। एग्जाम में जाने के बाद मेरे भाई लाल नीला में चला जाएगा, नीला लाल में चला जाएगा, इसलिए दो ही चीज ट्रिक याद रखना, अनिल छलनी, अनिल छलनी, अनिल छलनी। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे अम्ल कहलाते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, अम्ल के गुण क्या होते हैं? आपको जो गुण याद है मेरे भाई आप उसको क्रम से बस लिख दो। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के गुण क्या होते हैं? तो पहला आप लिखना, अम्ल खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा लिखिए, अम्ल का पीएच मान, मैं आपको सिखाऊंगा कि पीएच मान क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जलीय विलयन, यदि अम्ल जल में घुला हुआ है तो वहां पे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, बेस्ट गुण है। ठीक है, लिखिए, अम्ल का जलीय विलयन मतलब जब ये जल में घुल जाएगा तो इसमें करंट प्रवाहित हो सकती है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको मेरे भाई। एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, जब भी हम अम्ल को क्षार से मिलाते हैं तो लवण का निर्माण होता है, साथ ही जल का निर्माण होता है। ठीक है, लिखिए, अम्ल को क्षार से मिलाने पर, बेस्ट एग्जांपल है मेरे भाई, अम्ल को मेरे भाई यदि आप क्षार से मिला दोगे, आपके सामने बनेगा लवण प्लस जल का निर्माण होगा। हमेशा मेरे भाई किसी भी अम्ल के साथ किसी भी क्षार को आप मिला के देखिए, वहां पे लवण और जल का निर्माण होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसी प्रक्रिया को मेरे भाई उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, अम्ल को क्षार से मिलाने पर लवण व जल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं आपको वही लिखवा रहा हूं मेरे भाई जो आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, आपको अपने पेपर में यही लिखना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं याद करना। ठीक है, उदासीनीकरण, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनसीईआरटी का, ये जितना भी आपको लिखवा रहा हूं सब एनसीईआरटी का है। ठीक है, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, यदि कोई भी अम्ल मेरे भाई यदि धातु के साथ अभिक्रिया कर दिया तो मेरे भाई वहां पे
हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ठीक है। अम्ल धातुओं के साथ लिखिए अभिक्रिया करके H2 गैस विसर्जित करता है, ठीक है। तो ये मेरे भाई इतनी पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा पूछ सकता है, अम्ल के गुण पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे मेरे भाई अम्ल के परिभाषा और गुण को लिख सकते हैं। है ना आसान मेरे भाई। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अम्ल खट्टे होते हैं, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये जलीय विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल को क्षार से मिलाने पर जल का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल यदि मेरे भाई धातु के साथ मिल जाते हैं तो हमारे पास H2 गैस निकलती है। हमेशा मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है, इसे लिख लीजिए। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। लिखिए इसे, देखिए एक ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कोई भी मेरे भाई दुनिया में अम्ल होगा, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी अम्ल होगा, कोई भी एसिड होगा, ठीक है, उस यौगिक में H होगा, ठीक है, H+ होगा। अगर मेरे भाई इस दुनिया में कोई भी क्षार होगा, बेस होगा, तो वो OH- होगा। ये ट्रिक कहीं लिख लेना, ठीक है। अगर अम्ल होगा तो H+ आयन होगा, क्षार होगा तो मेरे भाई OH- आयन होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मेरे भाई कि अम्ल और क्षार को किस तरीके से बांटा गया है, विभाजित किस तरीके से किया गया है, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में जरूर दिया है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मेरे भाई क्या आपने सोचा है मेरे भाई कि सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है। आक्सी अम्ल किसे कहते हैं, अनाक्सी अम्ल किसे कहते हैं, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो मेरे भाई अम्लों को कई तरीके से बांटा गया है, कई कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। एक बार हम कैटेगरी को बना लेते हैं, हमारे पास जो सिलेबस में होगा उसी को हम पढ़ेंगे, उसी को हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से ये समीकरण बना हुआ है, इस तरीके से अम्लों को बांटा गया है, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई अम्लों के प्रकार, लिखिए अम्लों के प्रकार, ठीक है। अपने पेज को घुमा कर लिखना, ठीक है। आपका पेज सीधा होगा, ऐसे घुमा के लिखना। लिखिए टाइप्स ऑफ एसिड, 3 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए एक पहला होता है H+ आयन त्यागने के आधार पर, ठीक है। इसमें हम 2 चीज पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में दिया है, बोलोगे हाँ भैया। एक हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हम पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल, ठीक है। एक हम क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, दुर्बल अम्ल पढ़ते हैं, ठीक है। एक अम्ल के प्रकार होते हैं H2 व O2 के आधार पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर अम्ल होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ऑक्सी अम्ल, ठीक है, एक अनाक्सी अम्ल, ऑक्सी अम्ल, एक अनाक्सी अम्ल, ठीक है। एक मेरे भाई प्रकार होता है हमारा, तीसरा प्रकार होता है जो हमें बार बार आपको पढ़ना पड़ता है, बार बार आपको पढ़ाना पड़ता है। आपने नाम सुना मेरे भाई, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका मतलब क्या होता है वो हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तनु का मतलब क्या होता है, सांद्र का मतलब क्या होता है, ठीक है। लिखिए जलीय विलयन में अम्ल की मात्रता के आधार पर, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सांद्र अम्ल, ठीक है, तनु अम्ल। सांद्र का मतलब होता है मेरे भाई कंसंट्रेट,
तनु का मतलब होता है मेरे भाई डाइल्यूट। ठीक है, अब देखिए भैया कि आप ये हमसे पूछोगे कि भैया कितने प्रकार के अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जल में घुलकर तेजी से H+ आयन देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन देते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वे अम्ल जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा किसी और तत्व की मौजूदगी में वो अम्ल का निर्माण होता है उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। वे अम्ल मेरे भाई जो हाइड्रोजन के साथ सिर्फ किसी और अम्ल में निर्माण होता है वो मेरे भाई अनाक्सी अम्ल कहते हैं। वे अम्ल मेरे भाई जो गाढ़ा होते हैं, वे अम्ल जो गाढ़ा होते हैं जिनमें अम्ल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। यही पर तेजाब बनता है मेरे भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्लों का राजा, यहीं पे बनता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई तनु अम्ल है। तनु अम्ल का मतलब इसमें अम्ल की मात्रा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, चलिए मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसकी ट्रिक को एक बार लिख लेते हैं, फिर हम लोग मेरे भाई प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल की परिभाषा को लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं मेरे भाई? लिखिए, जो वे अम्ल जो जल में घुलकर, ये ट्रिक में लिखवा रहा हूं। ठीक है, वे अम्ल जो जल में घुलकर तेजी से H+ आयन दे। ठीक है, कौन कौन से वे अम्ल होते हैं? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये इतने खतरनाक होते हैं ना, ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, लिखिए दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल, ये ट्रिक है। ठीक है, परिभाषा इसकी अलग होती है, कि मैं आपको ट्रिक लिखवा रहा हूं। वे अम्ल जो जल में धीरे धीरे घुलते हैं। दुर्बल का मतलब होता है मेरे भाई वीक। दुर्बल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वीक। अब प्रबल का मतलब होता है मेरे भाई स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ रही है? तो वीक का मतलब होता है कमजोर। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन देते हैं, जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन देते हैं, आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? HCOOH कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, CH3COOH एसिटिक अम्ल हो गया। ठीक है, C2H5COOH। ठीक है, तो ये जितने भी तत्व है मेरे भाई, ये कौन से कहलाते हैं मेरे भाई? ये दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, देखिए अगला देखिए मेरे भाई, ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? लिखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा अन्य कोई तत्व हो। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को मेरे भाई ध्यान से देखना। मैं यहां पे लिख दिया हूं HNO3। ठीक है, आप बोलो भैया यहां पे क्या है? हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है? ऑक्सीजन है। मैंने क्या बताया कि वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा अन्य कोई तत्व हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। इन दोनों के बाद मेरे भाई कोई अलग से तीसरा यदि तत्व आ गया तो मेरे भाई ये कौन सा अम्ल कहलाएगा? ऑक्सी अम्ल कहलाएगा। और मैंने आपसे क्या कहा था कि जिसमें H लगा होता है वो क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जिसमें OH लगा होता है मेरे भाई वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए H2SO4, इसमें क्या है मेरे भाई? हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, लेकिन इसके अलावा मेरे भाई क्या है? एक अलग से तत्व है, अन्य कोई तत्व हो वो मेरे भाई क्या कहलाता है? ऑक्सी अम्ल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई मेरे भाई? बोलोगे हाँ भैया। अनॉक्सी अम्ल किसे कहते हैं? लिखिए, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व हो। सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा यदि कोई अन्य तत्व होगा उसे हम कहेंगे अनाक्सी अम्ल। ठीक है, लिखना एग्जाम्पल में HCl। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था कि हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य तत्व हो, हाइड्रोजन के अलावा मेरे भाई अन्य कोई तत्व हो, वो कौन सा तत्व कहलाता है? अनाक्सी अम्ल। एक और एग्जाम्पल इसका बहुत ही फेमस है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो ये दो अम्ल मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, मेन एग्जाम में पोर्शन का पॉइंट होता है सांद्र अम्ल और तनु अम्ल होता है। ठीक है, देखिए सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। चीनी का सिर्रा देखें, जलेबी वलेबी छनाती है, कभी आप देखे हो घर पे, कभी बतासा बनते हैं, गुलाब जामुन बनते हैं, उसमें जो चीनी की मात्रा लगती है ना बहुत ज्यादा लगती है।
यस या नो? गुलाब जामुन बनता है, उसका चीनी का सिर्रा कभी पक जाता है, देखते हैं कितना चीनी जैसा लगता है। यस या नो? तो चीनी का सिर्रा मेरे भाई आप क्या कहोगे? वो कहोगे सांद्र कहोगे। और तनु का मतलब होता है पंडुलडुल। बात समझ रहे हैं? पंडुलडुल मतलब कभी आपको मन कर दिया शरबत पीने का तो आप चीनी थोड़ा सा घोलते हो। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई एक लीटर पानी है तो उसमें 5 लीटर चीनी डाल के आप 5 किलो चीनी डाल के आप उसको घोलोगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो मेरे भाई जिसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा उसे हम कहेंगे सांद्र अम्ल, जिसमें गाढ़ापन कम होगा उसे हम कहेंगे तनु अम्ल। ठीक है, चलिए देखिए सांद्र अम्ल को मेरे भाई ट्रिक से समझिए। इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है? और तनु अम्ल में क्या होता है मेरे भाई? अम्ल की मात्रा कम होती है। अम्ल की मात्रा कम होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे देखिए हम लोग किसको कहते हैं? तेजाब। तेजाब किसको कहते हैं? H2SO4। इसी को कहते हैं मेरे भाई अम्लों का राजा। इसको क्या कहते हैं? अम्लों का राजा कहते हैं। इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं तेजाब। इसी को कहते हैं मेरे भाई सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, बस आपको मोटा मोटी आपको समझा रहा हूं। चार्ट में आपको बनवा दे रहा हूं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। आप हमको ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वही चीज पढ़ा रहा हूं जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए तनु अम्ल क्या होते हैं। तनु अम्ल में मेरे भाई आप लिख लीजिए HCOOH। इसको हम लोग कहते हैं फार्मिक अम्ल। इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए तो मैंने आपसे क्या बताया मेरे भाई? मैंने आपको बताया है कि अम्ल के प्रकार कितने होते हैं। अम्ल के टोटल 3 प्रकार होते हैं। एक H+ आयन त्यागने के आधार पे, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे, एक जली विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पे। ये बेचारा 2 प्रकार का होता है, एक प्रबल अम्ल, एक दुर्बल अम्ल, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक वीक एसिड। और H2O2 आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सी अम्ल कहते हैं, एक अनॉक्सी अम्ल कहते हैं। ठीक है, और जली विलयन के आधार पर मेरे भाई सांद्र अम्ल कहते हैं और तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल मेरे भाई क्या होता है? मोटा होता है, गाढ़ा होता है। ठीक है, और ये तनु अम्ल कैसा होता है मेरे भाई? पतला होता है, ढीला होता है। ठीक है, पतला होता है, ढीला होता है। ठीक है, इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है वो सांद्र अम्ल कहलाता है, जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है वो तनु अम्ल कहलाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा मेरे भाई यदि कोई अन्य तत्व आ जाए वो मेरे भाई कौन सा होता है? ऑक्सी अम्ल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई अन्य तत्व आ जाए वो ऑक्सी अम्ल कहलाता है। और सिर्फ हाइड्रोजन के बाद कोई तत्व आए तो मेरे भाई वो अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। ठीक है, चलिए देखिए प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? जल में तुरंत घुलकर H+ आयन, फटाक से H+ आयन दे दे मेरे भाई, वो मेरे भाई कौन सा अम्ल कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और वे अम्ल जो जल में घुलकर धीरे धीरे H+ आयन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ये पूरी ट्रिक मैं आपको लिखवाया हूं, छोटा छोटा आपको लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश किया हूं कि किस तरीके से अम्ल होते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही दिया हुआ है। हम जो अपने क्लास 10th का पेपर देंगे उसमें ये दिया है, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए मेरे भाई अम्ल के प्रकार में पहला अम्ल लिखिए प्रबल अम्ल। हेडिंग आप लोग लगाइए प्रबल अम्ल, फिर हम दुर्बल अम्ल को पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपका मेरे भाई कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कभी आपको ये ना सोचना पड़े मेरे भाई कि सल्फ्यूरिक सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, तनु अम्ल किसे कहते हैं, ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं, अनॉक्सी अम्ल किसे कहते हैं, कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं। जिसमें कार्बन होता है उसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता उसे अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। यहाँ पे मेरे भाई कार्बन है, ये कार्बनिक अम्ल है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बनिक अम्ल है, ये भी कार्बन है, कार्बनिक अम्ल है। जिसमें कार्बन नहीं होता, इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए अकार्बनिक अम्ल है। तो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन मैं आपको मेरे भाई बनवा दूंगा, रिवाइज आप करते रहिएगा क्लास को। हेडिंग लगाइए प्रबल अम्ल। लिखिए, हेडिंग डालिए पहला प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल को कहते हैं स्ट्रॉन्ग, अम्ल को कहते हैं मेरे भाई एसिड। ठीक है, लिखिए वे अम्ल जो जली विलयन में वियोजित होकर मतलब टूटकर, वे अम्ल जो जली विलयन में वियोजित होकर
वियोजित का मतलब टूट कर का मतलब जैसे मेरे भाई HCl है, इसको यदि आप जल में डाल के तोड़ दो तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस में क्या होगा मेरे भाई, टूट जाएगा। तो टूटने के बाद H प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा। तो टूटने के बाद यदि H प्लस आयन हमको दे दे तो वो प्रबल अम्ल कहलाता है। ठीक है, तो वे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेना, इनकी प्रवृत्ति तेजी से होती है। लिखना, इनकी प्रवृत्ति, ऐसे लिखना, इनकी H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति तेजी से होती है, तेजी से होती है। मैंने आपसे कहा था ना कि जल में घुलने के बाद तेजी से H प्लस आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लिखिए एग्जाम्पल। ठीक है, HNO3, HCl, H2SO4 ETC, इसके नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, HNO3 को मेरे भाई हम लोग कहते हैं सांद्र नाइट्रिक अम्ल। HCl को मेरे भाई हम लोग कहते हैं, नाम याद होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक, H से हाइड्रोक्लोरिक, और मेरे भाई H लग गया तो इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। ठीक है, H2SO4 को मेरे भाई हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो एक बार फिर से मेरे भाई देखिए, वे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H प्लस आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनके H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति तेजी से होती है। ठीक है, चलिए लिखिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। ठीक है, किसे कहते हैं। ठीक है, सेम आपको लिखना है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं। आंशिक रूप का मतलब बहुत ही छोटे से रूप में, छोटा मतलब 1 करोड़ में 1, समझ में आ रहा है। आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इनकी H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे होती है। लिखना, इनकी H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे होती है। इनकी H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे होती है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनकी H प्लस त्यागने की प्रवृत्ति धीरे धीरे होते हैं। जितने भी दुर्बल अम्ल होते हैं ना, वो कार्बनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, लिखना, सभी कार्बनिक अम्ल मतलब जिसमें कार्बन हो, दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, होते हैं। लिखिए एग्जाम्पल, HCOOH, CH3COOH, और एक आप लिख लीजिए H2CO3, 1 2 3। ठीक है, इसको हम कहते हैं फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। जब कोई चींटी या डंक मारने वाला, यदि कोई पशु यदि आपको डंक मार दे तो वहां पे फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है,
हाड़ा काट दिया तो कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। चींटी आपको डंक मार दी तो कौन सा है? फार्मिक अम्ल। बिच्छू आपको डंक मार दिया तो कौन सा अम्ल छोड़ता है? फार्मिक अम्ल। इसको हम कहते हैं CH3COOH को एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अचार में इसी का उपयोग करते हैं, ठीक है। बाद में आपको इसका एक एक करके उपयोग में बताऊंगा, ठीक है। उपयोग को ही मैं आपको लिखवाऊंगा। एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, फार्मिक अम्ल किसे कहते हैं, ब्यूटेरिक अम्ल किसे कहते हैं, ग्लूमेटिक अम्ल किसे कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल किसे कहते हैं, सेट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, उसके बाद आपका लैक्टिक अम्ल किसे कहते हैं। कई तमाम प्रकार के अम्ल हैं जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, उनका उपयोग क्या क्या होता है वो सब हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। लिखिए कार्बोनिक अम्ल। तो इतनी सारी चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। आप जब अपना फेयर देखोगे तो आपको ये चीज बहुत ही प्यारा लगेगा और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इनकी H+ त्यागने की प्रवृत्ति तेजी से होती है। HNO3 सांद्र नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनमें H+ त्यागने की प्रवृत्ति बहुत ही धीरे धीरे से होती है। सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो जितना भी कार्बन यदि दिख गया ना मेरे भाई और हाइड्रोजन दिख गया तो समझ जाओ कि वो कार्बोनिक अम्ल कौन सा अम्ल? दुर्बल अम्ल है, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरे भाई? तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए अब हमारे सामने एग्जाम में 2-3 रिएक्शन पूछता है, उस रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। आज की हमारी क्लास वहीं पे खत्म हो जाएगी। 2-3 रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, एनसीईआरटी का रिएक्शन है जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए लिखिए इसे। देखिए हमने क्या पढ़ा था मेरे भाई? हमने पहले ही शुरुआत में पढ़ा था कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर क्या होता है। हमने ये पढ़ा था मेरे भाई कि सूचक क्या होते हैं और किस तरीके से मेरे भाई सूचक का उपयोग करते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। फिर हमने अम्ल की परिभाषा लिखे, अम्ल के प्रकार के बारे में हम लोग जाने। उसके बाद मेरे भाई हम लोग क्या सीखने वाले हैं? अम्ल के हमने गुण के बारे में सीखा। अब हम सीखने वाले हैं मेरे भाई कि अम्ल का जो निर्माण होता है, जो रासायनिक प्रक्रिया में निर्माण होता है, वो किस तरीके से होता है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुविकल्पी में पूछा जाता है, उसको हम मेरे भाई हम ट्रिक से समझने वाले हैं, ठीक है। मेरा काम बस इतना होना चाहिए मेरे भाई कि हमारा एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से देखो, सीखो। अम्ल के रासायनिक गुण लिखना। 3 गुण होते हैं। पहला देखो, अम्ल के साथ यदि, ठीक है, अम्ल के साथ यदि मेरे भाई धातु को मिला दो या धातु के साथ अम्ल को मिला दो तो हमारे पास किसका निर्माण होता है? लवण का। साथ ही कौन सी गैस निकलती है? H2 गैस निकलती है, ठीक है। दूसरा देखना, यदि धातु ऑक्साइड के साथ, मैं आपको एक एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ठीक है। धातु ऑक्साइड के साथ यदि अम्ल का निर्माण किया जाए तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। बेस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। देखिए यदि आपसे धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इन दोनों के साथ मेरे भाई यदि अम्ल को मिला दिया जाए तो हमारे पास क्या क्या निर्माण होता है? हमारे पास निर्माण होता है, ठीक है, हमारे पास निर्माण होता है लवण प्लस जल प्लस CO2 गैस। इन दोनों में मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये वाला है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए मेरे भाई देखिए, धातु में हम क्या ले लेते हैं? जिंक ले लेते हैं। इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं पहले का। धातु में क्या ले लेते हैं मेरे भाई? जिंक ले लेते हैं, ठीक है। अम्ल में मेरे भाई हम क्या ले लेते हैं? H2SO4 ले लेते हैं, ठीक है। H2SO4 क्या है? जल में घुला हुआ। देखो पहले ये चीज सीखो मेरे भाई, AQ का मतलब होता है जल में घुला हुआ।
जेडीएन मेरे भाई क्या है, सॉलिड अवस्था में है। तो कहीं भी ऐसे लिखा हो इसका मतलब ये ठोस अवस्था में हो। एक्यू का मतलब होता है कि ये पानी में घुला हुआ है, ठीक है। आप इसको मिला दो, क्या हमारे पास बनेगा, लवण बनेगा, ठीक है। ये SO4 हाइड्रोजन को छोड़ देगा क्योंकि हाइड्रोजन कम क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए SO4 अधिक क्रियाशील के पास भागेगा और यहाँ पे बनेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा जो कि पानी में घुला हुआ है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन हमारा यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, H2। मैंने तो वही तो आपसे कहा था कि यदि मेरे भाई धातु के संग अम्ल मिला दो, धातु के संग अम्ल मिला दो, H2SO4 क्या है, अम्ल है। अरे यस या नो, धातु क्या है मेरे भाई, ये जेडीएन क्या है, धातु है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। यस या नो, हमारे पास क्या बन गया, लवण। और ये हमारे पास क्या बन गया मेरे भाई, H2 गैस मिल गई, है कि नहीं है। आसान सा एग्जाम्पल है, इसे याद रखना, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल है, देखो धातु ऑक्साइड के साथ यदि मैं अम्ल मिला दूं, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का मतलब मैग्नीशियम धातु हो गया, इसके संग ऑक्साइड को मिला दूं, ठीक है। इसके साथ मेरे भाई यदि मैं अम्ल को मिला दूं, अम्ल मतलब H2SO4, देखो H2SO4 ये जल में घुला हुआ है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आप सभी को पता है ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, सफेद चूर्ण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड किस तरीके से निर्माण होता है हम लोग पहले चैप्टर में पढ़े थे। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। देखो एक चीज पहले देखो, मैग्नीशियम SO4 के पास जाएगा क्योंकि SO4 मैग्नीशियम को अधिक अभिक्रियाशील कर देगा, तो ये हमारे पास बचेगा MgSO4 जल में घुला हुआ, ठीक है। अब H2O के साथ मिल जाएगा और ये हमारे पास क्या बन गया, जल बन गया। वही तो मैं आपसे कहा था कि धातु ऑक्साइड यदि, मैग्नीशियम क्या है, धातु, O का मतलब हो गया ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड मेरे भाई यदि अम्ल के साथ अभिक्रिया कर ले, H2SO4 क्या होता है, अम्ल, तो हमारे पास लवण का निर्माण होता है, MgSO4 लवण है, और उसके साथ हमारे पास जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तीसरा वाला देखिए मेरे भाई, धातु कार्बोनेट, स्टार बना लेना, ध्यान रखना। धातु कार्बोनेट, कोई हम धातु ले लेते हैं, मान लेते हैं कैल्शियम ले लेते हैं, कार्बोनेट का मतलब CO3 ले लेते हैं। कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। इसके साथ कोई अम्ल मिला देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या निर्माण होगा, ये क्लोरीन मेरे भाई जाके कैल्शियम से मिल जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि हमारे पास किस अवस्था में होगा मेरे भाई, ठोस अवस्था में होगा, लवण का निर्माण कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बनेगा मेरे भाई, CO2 बनेगा। यस या नो, मैंने आपसे क्या कहा था कि यदि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यदि धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेरे भाई लवण बनेगा, और उसके बाद जल बनेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसको संतुलित कर देते हैं, यहां भी कैल्शियम एक है, यहां भी कैल्शियम एक है, यहां भी कार्बन एक है, यहां भी कार्बन एक है, ठीक है। यहां ऑक्सीजन 3 है, यहां भी ऑक्सीजन मेरे भाई 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन मेरे भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हम 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 क्लोरीन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, यानी ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इन तीनों रिएक्शन को मेरे भाई ध्यान रखना, आपसे ये अम्ल के रासायनिक गुण आपसे पूछा जाता है कि किस से मिलने के बाद क्या बनता है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि यदि अम्ल के साथ धातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे भाई कि धातु कार्बोनेट को अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाएगा कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेरे भाई अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपसे मेरे भाई पूछा जा सकता है कि धातु ऑक्साइड को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, जल। कौन सा मेरे भाई आपका उत्पाद निकलता है, जल, लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। कैसी लगी अब आपको ये क्लास, बोलोगे हाँ भैया, आप मुझे जरूर बताना कमेंट में, ठीक है। आपको जो भी समस्या लगती है मेरे भाई, आप मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा। आप मुझे बताओगे तो मैं वो चीज आपको बेटर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए खूब मन से मेरे भाई पढ़ाई करना, एक दिन में एक क्लास को करना और बेहतरीन तरीके से अपना एक रिजल्ट लेके आना, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, बहुत सुंदर होगी, और आप सभी को मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना। जय हिंद, थैंक यू।